नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में भी दिक्कत हो रही है, क्लास आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आने वाले क्लासेस में हम उसको प्रश्नों के माध्यम से कवर कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज के बारे में। इस वीडियो टेस्ट सीरीज में हम एंटायर सिलेबस को रिवाइज करेंगे 7000 प्रश्नों के माध्यम से। यहाँ पर टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट रिवीजन कराया जा रहा है। सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ आपको दी जा रही है सारे टेस्ट की। 4000 प्रश्नों का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन दिया जा रहा है और 15 फुल सिलेबस टेस्ट भी आपको दिया जा रहा है, जिसमें कि 3000 प्रश्न हैं विद डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन। जो क्वेश्चंस हैं वो बाइलिंगुअल क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में है, तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लास अगर आपको इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सएप नंबर पर आप वीडियो टेस्ट लिखकर सेंड कर दीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी तो आप बता सकते हैं क्लास यहाँ पर इन दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? भाग एवं बलि थे, सैनिक विभाग, राजस्व का शोध, धार्मिक अनुष्ठान या प्रशासकीय विभाग। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा ABCD में से? तो भाग एवं बलि जो थे वो राजस्व का शोध थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो B आपका सही उत्तर है यहाँ पर पहले का। प्राचीन भारत में भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि का जो मालिक हुआ करता था वो राजा हुआ करता था और वह भूमि में उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी भी हुआ करता था। और इसी कर को हम क्या कहते थे? इसी कर को हम भाग कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा। कोई भी अगर आपसे पूछे कि भाग क्या होता था तो आप क्या बताएंगे? कृषकों द्वारा उत्पादन से प्राप्त कर, ठीक है, जो राजा को दिया जाता था उससे हम भाग कहते थे। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि बलि क्या होता था तो ये एक प्रकार का भू राजस्व होता था, ये भी एक प्रकार का लैंड रेवेन्यू टैक्स होता था। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम देखते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक आपका है प्रवेश्य। प्रवेश्य, ठीक है, प्रवेश्य क्या था? प्रवेश आपका आयात कर था, याद रखिएगा। आयात मतलब इंपोर्ट। ठीक है, आयात कर था ये। प्रवेश मतलब क्या? एंटर करना। तो हम किसी चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो प्रवेश है, प्रवेश। ठीक है, आयात कर, याद हो गया। फिर अगर आपसे कभी कोई पूछे, कभी कोई नहीं, आपके पेपर में पूछा जा सकता है निष्क्राम में क्या था, तो आप क्या बताएंगे? ये निर्यात कर था। ये क्या था? ये निर्यात कर था, याद रखिएगा। अगर परीक्षा में पूछे कि प्रणय क्या था तो प्रणय क्या था? ये आपातकालीन कर था। हम टैक्स की बात ही क्लास कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और याद रखिएगा आप कि परिहारिक क्या था। परिहारिक का मतलब क्या होता था? तो परिहारिक का मतलब होता था वैसे गांव जो कर से मुक्त थे। गांव जो कर से मुक्त थे। ठीक है, अब याद रहेगा आपको। तो यहां पर याद रखिए, जब भी हम भाग और बलि की बात करते हैं तो ये राजस्व के स्रोत थे। जो भी उत्पादन था उस उत्पादन का एक भाग राजा के पास जाता था और वहीं से जो टैक्स, उसी टैक्स को हम भाग कहते थे। बलि जो था वो राजस्व कर था। प्रवेश की बात करेंगे तो ये इंपोर्ट टैक्स था
आयात कर था, निष्काम की बात करेंगे तो ये निर्यात कर था, प्रणय की बात करेंगे तो ये आपातकालीन कर था, और परिहारिक की बात करेंगे तो ये वैसे गांव थे जो कर मुक्त थे, जहां से कर नहीं कलेक्ट किया जाता था। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास? ठीक है, ध्यान रखिएगा जो भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूं। ऐसे ही परीक्षा में एक चीज और पूछी जाती है, यहां पर जब हम बात कर रहे हैं भाग और बलि की, तो आप याद रखिएगा रुमनदेई लेख के बारे में। किस लेख के बारे में आप याद रखेंगे? रोमन देई स्तंभ लेख के बारे में आप याद रखिएगा। अब परीक्षा में ये पूछा गया है, जो मैं अभी आपको बता रही हूं, ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा जो रुमनदेई स्तंभ लेख है यह सबसे छोटा स्तंभ लेख है, पहली चीज। ठीक है, इसे हम आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। क्यों इसे हम आर्थिक अभिलेख कहते हैं? क्योंकि इसमें आर्थिक विषयों के बारे में मेंशन है, ये चीज याद रखिएगा। और अगर परीक्षा में आपसे कभी भी पूछे कि बुद्ध का जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था, इसका साक्ष्य हमें अशोक के किस अभिलेख से मिलता है, तो आप क्या बताएंगे? रुमनदेई अभिलेख से मिलता है। तो जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूं परीक्षा के लिए ध्यान में रखेंगे आप। रुमनदेई अभिलेख का नाम आप याद रखेंगे। सबसे पहले आप याद रखेंगे ये स्मॉलेस्ट है, ये सबसे छोटा अभिलेख है। दूसरा आप याद रखेंगे इसे हम आर्थिक अभिलेख कहते हैं। इसे हम आर्थिक अभिलेख क्यों कहते हैं? क्योंकि आर्थिक मैटर्स के बारे में, मतलब हम कह सकते हैं आर्थिक विषयों के बारे में इसमें मेंशन है, इसीलिए हम इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। तीसरी चीज आप याद रखेंगे कि बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था, इसके साक्ष्य हमें अशोक के किस अभिलेख से मिलते हैं? तो रुमनदेई अभिलेख से मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रश्न से रिलेटेड, वो आप ये याद रखेंगे, रुमनदेई अभिलेख में लिखा हुआ है कि अशोक लुम्बिनी यात्रा पे गया था, और लुम्बिनी यात्रा पे जाने के बाद उसने लुम्बिनी से जो टैक्स वो कलेक्ट करता था, याद रखिएगा जो मैं आपको बता रही हूं, इसने लुम्बिनी से जो बलि जो टैक्स ये कलेक्ट करता था उसे वहां से मुक्त कर दिया था। मतलब अब बलि टैक्स लुम्बिनी के लोगों को नहीं देना था, और जो भाग टैक्स वो कलेक्ट करता था उसे 1/6 से 1/8 कर दिया था। तो यही लिखा हुआ है। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा में, ठीक है, भू राजस्व की राशि, ठीक है, यात्रा में भाग जिसकी बात अभी हम कर रहे थे यहां पर, उससे 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी, तथा जो बलि टैक्स था उससे माफ कर दिया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? रुमनदेई अभिलेख से मिलती है। इसको दिमाग में बना के रखिएगा। क्या ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, थोड़ा सा मैंने आपका समय ज्यादा लिया इस प्रश्न को एक्सप्लेन करने में, लेकिन जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, तो एक जगह नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहां पर बोला गया है मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो अपरो परशुराम के नाम से हम किसे जानते हैं बताइए? बिंदुसार, अजातशत्रु, काला अशोक या फिर महापद्मानंद? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? ABCD में से। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है महापद्मानंद। आपको पता है नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद थे, और इन्हें पुराणों में अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? परशुराम का द्वितीय अवतार। ठीक है, याद रखिएगा, डी आपका सही उत्तर है। अब यहीं पर देखिए महापद्मानंद को हम 2-3 नामों से और जानते हैं। जैसे अपरो परशुराम मैंने आपको बता दिया, इनको अपरो परशुराम नाम से जानते हैं, जिसका की अर्थ होता है परशुराम का द्वितीय अवतार। इसी तरीके से सर्वत्र तांत्रक नाम से भी इनको जानते हैं, जिसका की अर्थ क्या होता है? क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है, सर्वज्ञ तांत्रक नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जबकि अगर हम देखेंगे महाबोधि वंश में इन्हें उग्रसेन कहा गया है। तो ये तीनों नाम आप याद रखेंगे, यहां पर मैं फिर हाईलाइट कर दे रही हूं। ये तीनों नाम जो हैं वो महापद्मानंद से रिलेटेड है। अपरो परशुराम, सर्वत्र तांत्रक, क्षत्रियों का नाश करने वाला, और उग्रसेन। ठीक है, याद रहेगा क्लास? चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न आपका क्या है देख लीजिए। यहां पर मराठा शक्ति के उत्तर की ओर बढ़ने की नीति का सूत्रपात किस मराठा पेशवा ने किया था? तो बताइए, नॉर्थ की तरफ बढ़ने का कार्य किसने किया था? पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो बाजीराव, फिर बालाजी विश्वनाथ,
बालाजी बाजीराव, फिर बाजीराव द्वितीय। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर यहां पर क्या है? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है बाजीराव। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा प्रश्न। फोर्थ प्रश्न को अब हम देखते हैं, कैबिनेट मिशन में शामिल सदस्यों में से कौन एक नौसेना का मंत्री था? तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और रॉबर्ट्स म्यूरे। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है क्लास। तो बताइए ए बी सी डी में से जो आपका सही उत्तर है वो क्या होगा? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। एक बार हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। यहां पर देखिए, प्रधानमंत्री उस समय ब्रिटिश के जो थे वो एटली थे, याद रखिएगा। एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना के लिए एक मिशन को भारत भेजा, जिसको कि हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन में आपके कौन कौन शामिल थे? सर पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, जो कि भारत के सचिव थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, फिर एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना के प्रमुख थे। तो आपकी परीक्षा में ये चीज कई बार पूछी गई है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन से सदस्य थे। याद रखिएगा, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। तो यहां पर मैंने जो चीज आपको बताई है आप याद रखेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? एटली थी। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, जिन्होंने 15 फरवरी 1946 को भारत की संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की थी। और कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा? तो वो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, ये भी याद रखिएगा। तो वही चीज यहां पर लिखी है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई क्लास। अब परीक्षा में कभी भी अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे कि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर दिया था, तो आप क्या बोलेंगे? कैबिनेट ने पाकिस्तान की डिमांड को नहीं स्वीकार किया था। मैंने आपको ये चीज बताई भी है कि पाकिस्तान की मांग, ठीक है, मतलब भारत का विभाजन एक ही बार स्वीकार हुआ है, तो वो है माउंटबेटन प्लान के समय। और उसके बाद आपको पता है कि भारत का विभाजन हो जाता है और देश को आजाद कर दिया जाता है। और किसी भी जगह पाकिस्तान की डिमांड को और भारत के विभाजन को नहीं स्वीकार किया गया है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो कभी भी परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए दे कि कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की डिमांड को स्वीकार कर लिया गया था, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहां पर बोला गया था कि हम 3 जो भारतीय प्रांत है उनको ए बी सी में डिवाइड कर देंगे। ये चीज बोला गया था कि 3 प्रांतों में उसको विभाजित किया जाएगा, जिसमें जो ए है वो हिंदू मेजोरिटी वाला होगा, बी आपका मुस्लिम मेजोरिटी होगा, और सी जो है वो आपका बंगाल और असम वाला रीजन होगा। तो 3 वर्गों में प्रांतों को क्या किया गया था? प्रांतों को मतलब डिवाइड करने की, विभाजित करने की बात कही गई थी। ये चीज बोली गई थी जिसमें कैबिनेट मिशन में, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है क्लास, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि कैबिनेट मिशन के बाद 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी मनाया था। किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया था तथा पाकिस्तान की डिमांड को ना पूरा करने के लिए उन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। ये चीज आप याद रखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें अभी मुझे याद आई वो मैंने आपको बता दिया है। आगे हम इन सब टॉपिक को और क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया वो अपने दिमाग में आप बनाकर रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 5वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने सम्राट जहांगीर से मुगल साम्राज्य के सभी भागों में कारखानों की स्थापना करने का अधिकार पत्र प्राप्त किया था? तो यहाँ पर आपको बताना है एबीसीडी में से सही उत्तर आपका क्या है। तो सबसे पहले आपको कैप्टन हॉकिन का नाम दिया है, सर थॉमस रो का नाम दिया है, कैप्टन मिडलटन का नाम दिया है और जॉन मिडल हॉल का नाम दिया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए, बताइए। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है कैप्टन, बताइए कैप्टन हॉकिन है या फिर सर थॉमस रो है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है क्लास वो है
सर थॉमस रो, याद रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है। यहां पर हम देख लेते हैं 1608 में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने भारत में व्यापारिक कोठियों की स्थापना करने के उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस को अपने राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। ठीक है, हॉकिंस ने 1609 में बादशाह जहांगीर से अजमेर में मुलाकात करके सूरत में अपने कारखाने की स्थापना करने की आज्ञा मांगी थी। स्थानीय निवासियों द्वारा इसका विरोध होने के कारण स्वीकृति नहीं मिली थी। तो बिल्कुल भी आप लोग क्या होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों नहीं कंफ्यूज होंगे? क्योंकि यहाँ पर ठीक है, सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया था, लेकिन इनको स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई थी। ये याद रखिएगा आप। जहांगीर के दरबार में 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम का दूत सर थॉमस रो पहुंचा। ठीक है, इससे मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं कारखानों की स्थापना करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो ज्यादातर स्टूडेंट इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये चीज क्लियरली बता दी है। कभी अगर परीक्षा में पूछे कि जेम्स प्रथम द्वारा, ठीक है, पहला दूत कौन भेजा गया था, तब आप कैप्टन हॉकिंस का नाम लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि किस राजदूत को, जिसको कि जेम्स प्रथम ने भेजा था, उसको व्यापार करने की अनुमति और कारखाने स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हुई, ठीक है, का अधिकार पत्र या शाही फरमान प्राप्त हुआ जहांगीर से, तब आप किस नाम पे टिक लगाएंगे? सर थॉमस रो पे। ये चीज क्लियर हो गई। चलो, अब यहां पर दो नाम और दिए गए थे। ठीक है, एक आपका दिया गया था मिडल्टन और दूसरा आपको दिया गया था, कौन सा नाम था वहां पर? एक बार हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कैप्टन मिडल्टन का नाम दिया गया और जॉन मिडन हॉल का नाम दिया गया है। तो थोड़ा सा हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। 1611 में अंग्रेज कैप्टन मिडल्टन के द्वारा स्वालल्ली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित करने से मुगल सम्राट जहांगीर अत्यधिक प्रभावित हुआ था और जहांगीर ने 1613 में सूरत में अंग्रेजों को स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। ये भी चीज आप याद रखिएगा। चलिए, अगला हम देखते हैं 6वां प्रश्न। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया? तो यहां पर इंग्लिश में भी पढ़ना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश इंडियन एक्ट स्ट्रेंथेन द अथॉरिटी ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय रिप्लेसिंग द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द डिपार्टमेंटल सिस्टम? तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी, डी में से बताइए कौन सा एक्ट में ये चीज बोला गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 902? तो आपका सही उत्तर क्या है? बताइए क्लास, क्या सही उत्तर है आपका यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है ए। ठीक है, याद रखिएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ये प्रोविजन लाया गया था। अच्छा, यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से रिलेटेड एक और चीज परीक्षा में पूछी जाती है कि वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर, वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर किस एक्ट के थ्रू मिली थी? तो वो भी आप याद रखेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, वाइसरॉय टू इशू द ऑर्डिनेंस। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। मैंने आपको बोला है ना कि लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत के जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला जो चैप्टर है, फिर उसके बाद आप लोग फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, टीपी, एसपी, ये सब चैप्टर्स पढ़िएगा जरूर क्लास, प्रश्न यहां से बनते हैं। साथ ही साथ पंचायत वाला जो चैप्टर है वो भी आप पढ़िएगा, कई बार यहां से प्रश्न बने हैं। 7वां प्रश्न हम देखते हैं। एक चीज बोलूंगी, थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूंगी आप लोगों का, मुझे बीच में टेस्ट के आप लोगों को प्रवचन देने का मन नहीं करता, लेकिन जरूरी है। देखिए क्लास, बुक पढ़ना इसलिए जरूरी है ना, जब आप कोई चीज पढ़ेंगे ना तो अभी आप उसको लिख पाएंगे। मैंने आपको समझा दिया, आप समझ गए, लेकिन आप जब अपनी पेन उठाकर लिखने बैठेंगे मेंस में ना, आप नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए पढ़िए, साथ ही साथ लिखिए। और जो एक बुक जो भी आप पढ़ रहे हो, देखो मुझे नहीं पता आप
बसु पढ़ रहे हो कि लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो भी बुक पढ़ रहे हो, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ो तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स खुद रीड करो, किसी का लेक्चर सुनो वो अच्छी बात है, लेकिन एक बार पेन उठा के ना उस किताब को पढ़ो, अंडरलाइन कर लो कि कहां पर है। उससे दो फायदे होंगे, प्रीलिम्स में तो आपको हेल्प मिलेगी ही, साथ ही साथ मेंस में भी हेल्प मिलेगी। प्रीलिम्स खाली थोड़ी क्वालिफाई करना है, मेंस भी लिखना है ना, लिखना है तो मेहनत भी उतनी करनी है, हमको खुद लिखना भी सीखना है। तो ये चीज याद रखिएगा, बस इससे ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन स्टार्टिंग के चैप्टर्स जरूर पढ़ के जाइएगा, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगा के जाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, फिर आप उसको पढ़िएगा भी जरूर। और जहां पर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जैसे अगर मैंने फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत किया तो आप देखिए क्यों गलत किया मैंने, फिर आप उसको बुक से पढ़ लीजिए। तो ये सब चीजें एकदम स्ट्रांग करके जाइएगा ताकि पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके गलत ना हो, स्मार्ट तरीके से थोड़ा पढ़िए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैं मिडवर्ल, एंशिएंट हिस्ट्री सब रट रहा हूं मैम बैठ के, हाँ, जो मेन टॉपिक है, जो चार्ट्स हैं उसको पढ़ लीजिए, लेकिन एकदम डीप में जाके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए क्लास, अब इससे ज्यादा समय नहीं लूंगी, 7वें प्रश्न पे आती हूँ। कभी भी लगा करे कि मैम आप थोड़ा सा ज्यादा प्रवचन दे रही हैं तो वो लेक्चर को भगा दिया करो, लेकिन जरूरी था ये आपको बोलना, ठीक है। मैं भी चाहती हूं आपका भला ही, इसीलिए थोड़ा सा आपको ज्ञान दे दिया मैंने। चलिए 7वें प्रश्न को आप देखते हैं। बक्सर के युद्ध में क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया, पहला दिया है। दूसरा आपको दिया है, प्लासी का युद्ध तो षड्यंत्र का परिणाम था, लेकिन बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की अनुशासित व आधुनिक फौज की विजय थी। तो आपको बताना है सही उत्तर क्या है। देखिए क्लास, आप सभी को पता है जो प्लासी का युद्ध हुआ है वो पहले हुआ है 1757 में हुआ है, ठीक है। और प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है, तो उस समय जो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था और नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का तत्कालीन नवाब था, ठीक है, ये चीज आपको पता है। और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय भी हुई थी, ये भी चीज आपको पता होगी। फिर जब हम बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो बक्सर का युद्ध कब हुआ है, 1757 में प्लासी हुआ है, 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ है। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडियन कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा है, हेक्टर मुनरो कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। और किसके किसके बीच में हुआ है, यहाँ पर दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, अवध के नवाब सिराजुद्दौला थे और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कौन कौन थे, सबसे पहले याद रखिएगा आपके बंगाल के नवाब मीर कासिम था, ठीक है, मीर कासिम था, ठीक है। फिर उसके बाद अवध के नवाब सिराजुद्दौला था और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे बक्सर के युद्ध में। और जब ये तीनों बक्सर का युद्ध हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की पावर बहुत तेजी से बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग अक्सर कहते हैं जो बक्सर का युद्ध था वह आपका एक निर्णायक युद्ध भी था, क्योंकि जो 3 पावर अभी भारत में थी वो तीनों पावर को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था। यहाँ पर इन द बैटल ऑफ बक्सर द इंग्लिश आर्मी अंडर द क्लाइव लीडरशिप डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम। तो मैंने अभी आपको बताया, जब हम प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो प्लासी के युद्ध में नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, लेकिन बक्सर के युद्ध में किसने नेतृत्व किया था, हेक्टर मुनरो ने, ठीक है। याद रखिएगा परीक्षा के लिए, वैसे आप लोगों को पता भी होगा, पढ़ने वाले बच्चे हो आप लोग। और दूसरी तरफ आपके कौन कौन थे, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो ये आपका गलत हो गया। हाँ, हम प्लासी के युद्ध को कहते हैं इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि आप देख रहे थे कि जो नवाब था उन्हीं के लोगों ने उनके अगेंस्ट षड्यंत्र किया था। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर जो था वो विक्ट्री थी ड्यू टू डिसिप्लिन एंड मॉडर्न आर्मी ऑफ ब्रिटिशर्स। ये सही है, तो यहां पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। याद रखिएगा क्लास, यहां से प्रश्न बनता है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इसके बाद आपको पता है बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी ट्रीटी साइन होती है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये भी चीज आप याद रखिएगा। हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दे दे, तो ये दिमाग में बना के रखिएगा कि बक्सर के युद्ध के बाद आपकी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है। 8वें प्रश्न को हम देखते हैं। थोड़ा लेंदी प्रश्न है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर बाद में आप पहले वीडियो को पॉज करके पूरे प्रश्न को पढ़ लीजिए, फिर जो मैं आपको आंसर एक्सप्लेन कर रही हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर बोला गया है विधवा पुनर्विवाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है।
ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना, जिसके अनुसार विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और ऐसे विवाह से उत्पन्न हुए बच्चे वैध घोषित किए गए। दूसरा दिया गया, विष्णु शास्त्री पंडित ने 1855 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की। तीसरा है 1852 में गुजरात में सत्य प्रकाश की स्थापना करके करसन दास मूलजी ने भी विधवा पुनर्विवाह की दिशा में सराहनीय योगदान दिया था। फिर फोर्थ आपको दिया गया है, महाराष्ट्र में जगन्नाथ शंकर शेठ एवं भाऊत दाजी ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो यहाँ पर आपको बताना है सही उत्तर क्या है। तो पहला जो है वो आपको एकदम सही दिया गया। आपको पता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हुआ, जो कि 1856 में आया था, एकदम सही है। तीसरा अगर हम देखेंगे 1852 में गुजरात में सत्य प्रकाश की स्थापना किसने की थी? करसनदास मूलजी ने की थी, ठीक है, जिसने की एक बहुत सराहनीय योगदान दिया, प्रकाशन इन्होंने किया था सत्य प्रकाश का। तो ये बिल्कुल सही है, सराहनीय योगदान दिया था, ठीक है। महाराष्ट्र में जगन्नाथ शंकर सेठ और भाऊदाजी ने भी इसमें महत्वपूर्ण कार्य किया था, ये भी आपका सही है। यहाँ पर गलत आपका कौन सा है? वो है दूसरा, और दूसरे में भी गलती एकदम छोटी सी की गई है। विष्णु शास्त्री पंडित ने पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन ये 1850 के समय में की थी, ठीक है, 55 में नहीं। तो ये 53 या 50 का समय है, ये 55 नहीं है, यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका दूसरा गलत है, तो आपका सही उत्तर क्या हो गया? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ए आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है क्लास। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, प्रश्न आपके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये तो हमने एक लेंथी प्रश्न के रूप में देखा, इजी प्रश्न के रूप में परीक्षा में कैसे प्रश्न बन सकता है। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह की समर्थन करने के लिए गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश प्रारंभ किया था? अभी हमने देखा ना, तो बताइए सत्य प्रकाश प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, किसका नाम बताइए? करसन दास मूलजी का नाम बताया है कि करसन दास मूलजी ने 1852 में गुजरात में सत्य प्रकाश की स्थापना की थी, ठीक है, जिसने की विधवा पुनर्विवाह की दिशा में एक सराहनीय योगदान दिया था। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया? 1 2 3 4 में से आपका सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा क्लास ये चीज। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। देखिए परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, हु फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन की बात हुई है यहाँ पर 1850s में। तो यहाँ पर बताइए किसका नाम? अब जब हम बात करेंगे क्लास यहाँ पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर और विष्णु शास्त्री में आप कंफ्यूज होंगे, तो आप याद रखिएगा कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और विडो रीमैरिज एसोसिएशन जो है वो विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा स्थापित की गई थी। हमने ये भी प्रश्न में देखा था ना, विष्णु शास्त्री पंडित फाउंडेड दी विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये चीज याद है। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम आप याद रखेंगे, 1856 में इन्हीं के प्रयत्नों से आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, 9वें प्रश्न पे। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? डायरेक्ट प्रश्न है। BN राव द्वारा, श्री राजा गोपालचारी द्वारा, कृष्ण मेनन द्वारा या फिर VP मेनन द्वारा? तो याद रखिएगा द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट की रचना VP मेनन द्वारा की गई है 1956 में। तो D आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न पे। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? ये आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए, मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार होते हैं, कानून मंत्री होता है या फिर महान्यायवादी होते हैं? तो आप लोगों को पता है चीफ लीगल एडवाइजर जो होते हैं, ठीक है, ऑफिसर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं। डी आपका सही उत्तर है, ठीक है क्लास। यहाँ पर देख लीजिए, जब भी हम बात करते हैं महान्यायवादी की तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 के अनुसार जो
महान्यायवादी का पद सृजन किया गया है। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर एक और प्रश्न है जो कि महान्यायवादी से रिलेटेड है और आप लोग परीक्षा में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं डिस्कस करने वाली हूँ। भारत के महान्यायवादी कर सकते हैं, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लोकसभा की एक समिति के सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा में बोल सकते हैं, लोकसभा में मतदान कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो अटॉर्नी जनरल है ना, वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। वो लोकसभा की एक समिति के सदस्य भी हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। वो लोकसभा में बोल भी सकते हैं, लेकिन लोकसभा में मतदान नहीं कर सकते हैं। एकदम याद रखिएगा, क्लास परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है इन सब में से कौन सा आपका सही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही है कि वो भाग भी ले सकते हैं, किसी समिति के मेंबर भी हो सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन वोट करने का अधिकार, राइट टू वोट, उनके पास नहीं है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के पास। और आप अनुच्छेद याद रखेंगे 76। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया। अब देखिए, भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों या लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी संसद की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी के पास संसद की कार्यवाही में भाग लेने पर मतदान देने का कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है, और भारत के महान्यायवादी को सरकारी कर्मचारी के रूप में नहीं माना जाता है। ऐसा मत सोचिएगा कि अटॉर्नी जनरल जो है वो सरकारी कर्मचारी नहीं, बल्कि ये आपके संघ कार्यकारिणी का एक सदस्य है, एग्जीक्यूटिव का एक सदस्य है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के महान्यायवादी केंद्र सरकार के खिलाफ एक संक्षिप्त सलाह या राय नहीं दे सकते, साथ ही केंद्र सरकार की अनुमति के बिना किसी आरोपी का बचाव भी नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा करने या जारी रखने के लिए विशेष बहुमत का प्रावधान निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो बताइए यहाँ पर किसके तहत किया गया? तो यहाँ पर आपका पहला दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर 42nd, 32nd, 52nd। तो ये आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही उत्तर ABCD में से क्या है? यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या कहा गया कि Which constitutional amendment introduced the provision of special majority for declaring or continuing the emergency? तो वो 44 था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 12th प्रश्न को देखते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से लोकपाल के चयन में शामिल नहीं है? सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष का नेता। तो आपको बताना है नीचे दिए गए कोट में से सही कथन का चयन आपको करना है। तो क्लास यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष का नेता, ठीक है, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष का नेता। तो यहाँ पर राज्यसभा में विपक्ष का नेता शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा एक। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा केवल 5। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर क्लास आप देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको दिया गया है प्राइम मिनिस्टर होता है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी की बात की गई है। लोकपाल और लोकायुक्त की बात यहाँ पर की गई है, ध्यान में रखिएगा क्लास। तो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ मेंबर मतलब लोकसभा का जो स्पीकर है वो होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पीपल मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, विपक्ष के नेता की, कहां पर? लोकसभा में होते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी हमने देखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, या फिर कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का जो कि उनके द्वारा नॉमिनेट कर दिया जाए चीफ जस्टिस द्वारा। तो याद रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम, ये होते हैं। और वन एमिनेंट जूरिस्ट एज रिकमेंडेड बाय द चेयरपर्सन एंड द मेंबर रिफर टू इट इन क्लॉज A to D, ठीक है, टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो इतने लोग होते हैं जो कि आपके अपॉइंटमेंट कमिटी में
होते हैं, ये चीज याद रखिए, जो सिलेक्शन कमिटी में होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा की बात नहीं हुई है। क्लियर हो गया क्लास यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं? डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की बात की गई है। तो गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय या राज्य के विधि मंत्री। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका सही उत्तर होगा राज्य के उच्च न्यायालय के अंदर काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज, ठीक है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 टू 237 तक अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान दिया गया है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति तथा पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श कर की जाती है। जिला न्यायाधीशों की योग्यता का निर्धारण उस राज्य का उच्च न्यायालय करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 14वां प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? बताइए। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि 153, 152, 154, 155 में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा। गवर्नर से रिलेटेड जो आपके अनुच्छेद है, आर्टिकल है, और जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। तो बताइए यहाँ पर नियुक्ति की बात की गई है, अपॉइंटमेंट की बात की गई है, तो किसमें किया गया है? 154 में, 158 में, या फिर 161, 155? तो यहाँ पे याद रखिएगा 155 अनुच्छेद में कहा गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, आप सभी को पता है। संविधान में प्रावधान था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये पहले था। अब आपका जो एक गवर्नर है वो कई स्टेट का राज्यपाल हो सकता है, गवर्नर हो सकता है, ठीक है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त हो सकता है। तो याद रखिएगा इस प्रोविजन को 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू जोड़ा गया कि एक गवर्नर कई राज्यों का गवर्नर हो सकता है। चलिए 15वां प्रश्न अब हम देखते हैं, किस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया था? ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पब्लिक इंटरप्राइजेस कमेटी की बात की गई है, सार्वजनिक उद्यम समिति की, उद्यम समिति की, फिर प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट, लोक लेखा समिति, फिर विशेषाधिकार समिति। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए? तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति का जो गठन था वो आपका 1919 एक्ट के थ्रू हुआ था, ठीक है। और इसके तहत लोक लेखा समिति का गठित कब हुई थी? 1921 में, याद रखिएगा। सी आपका सही उत्तर है। आपको पता है कि लोक लेखा कमेटी की जब हम बात करते हैं, समिति की हम बात करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की, तो इसमें 22 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। एस्टीमेट कमेटी की अगर हम बात करें तो इसके जो सारे मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से ही होते हैं। यहाँ पर आपका बात किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, जिसको कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, तो याद रखिएगा सी आपका सही उत्तर है। 16 प्रश्न देखते हैं, शहरी स्थानीय संस्थाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? लोकल बॉडीज की बात की गई है, तो बताइए। अर्बन लोकल बॉडीज की बात की गई है, ये चीज याद रखिएगा। 12th, 9th, 11th, 13th, तो ये तो मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो कौन सा है? 12th अनुसूची में, ठीक है, याद रखिएगा क्लास। हम बात करते हैं यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज की, तो आपको पता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। और आपका जो अगर हम अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 243 से 243 Z जी तक ये आपका है, ठीक है। 12 आपका सही उत्तर है। 17 प्रश्न, संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना सही उत्तर क्या है, ये हमने कई बार डिस्कस किया और आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को पता होगा। 5th
जब हम 5th और 6th की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं। 5th में भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज की बात की है और 6th में भी हम बात करते हैं, 6वीं में भी बात करते हैं। लेकिन 6वीं में आपका क्या है, नो मनी इन एटीएम ना, एटीएम में कोई मनी नहीं है। यहाँ पर हम किन किन राज्यों की बात करते हैं 6वीं अनुसूची में, असम की, ठीक है, हम त्रिपुरा की बात करते हैं, हम मेघालय की बात करते हैं, हम मिजोरम की बात करते हैं, लेकिन हम मणिपुर की बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एटीएम में कोई मनी नहीं है। एक बार परीक्षा में यही प्रश्न बना था कि जो 6वीं अनुसूची है वहां पर हम किन किन राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे। तो ये याद रहेगा, जब नो मनी इन एटीएम तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये हमारे भूमि सुधार से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो गया। अब आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो शेड्यूल वाला जो है पूरे शेड्यूल याद कर लीजिएगा, किसमें ओथ की बात की गई है, किन के ओथ की बात की गई है, ठीक है। ये सब परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, अगर बाई चांस रिपीट हो जाए तो आप लोग गलत ना करें। 18वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए। डीपीएसपी आपको दिख रहा होगा, नीति निर्देशक तत्व 38, 51, 44, 50। तो सबसे आसान कौन सा इसमें आपको दिख रहा है, तो सबसे आसान तो यूनिफॉर्म सिविल कोड दिख रहा है 44। तो 44 को मैच करो, कहां गया, यहाँ पे ना थर्ड हो गया, 44 का थर्ड मतलब सी का थर्ड 2 जगह दिया गया, वेरी गुड। सी का थर्ड 2 जगह दिया गया तो डी का 4th भी है, ये भी हमको पता चल गया कि यहाँ पर हम जुडिशरी के सेपरेशन की बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव से, सही है। 51 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करते हैं, ये भी आसान है। तो बी का आपका सेकंड हो गया, बी का सेकंड यहाँ पर है, ए का आपका फर्स्ट हो गया, जल्दी से टिक लगा, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कटौती प्रस्ताव अनुदान की मांग पर कटौती से संबंधित है, तो बताइए कौन सा है। नीति कटौती प्रस्ताव, आर्थिक कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हम डिमांड फॉर ग्रांट्स के रिडक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितना भी आपको कटौती प्रस्ताव दिया ना सब रिलेटेड है, तो डी आपका सही उत्तर है। एक बार आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ सारे कटौती प्रस्ताव को। देखिए, बजट पारित होने के दौरान संसद सदस्य अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव भी ला सकते हैं। अगर किसी एक्सपेंडिचर को हमको कम करना, कुछ कटौती करनी है, तो इन प्रस्तावों के द्वारा वो कटौती की जाती है। सबसे पहला आपको दिया गया है नीति कटौती प्रस्ताव। यह मांग की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है और इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि 1 रुपए कर दी जाए, मतलब पूरी तरीके से उस नीति को जो पेश किया गया उसको खत्म करना है। तो क्या करो, उसमें जो मांग है उसको 1 रुपए कर दो। अब 1 रुपए में कोई काम बनेगा, नहीं बनेगा। तो यह मांग नीति के प्रति असहमति व्यक्त करती है, मतलब हमें ये नीति ही नहीं चाहिए, इसलिए इसकी जो ग्रांट है उसको 1 रुपए कर दो तो ये नीति ही खत्म हो जाए, ठीक है। फिर आर्थिक कटौती प्रस्ताव, इसमें इस बात का उल्लेख होता है कि प्रस्तावित व्यय से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम कर दे। आर्थिक कटौती मतलब हम उसको थोड़ा सा कम कर रहे हैं। अगर 1000 की मांग हो रही है तो हम कह रहे हैं 500 लो, ठीक है, ये है आर्थिक कटौती। सांकेतिक कटौती या भारत सरकार के लिए के किसी दायित्व से संबंधित है। इसमें कहा जाता है कि मांग में 100 रुपए की कमी कर दी जाए, थोड़ा सा कमी कर दी जाए। तो ये चीज क्लियर हो गई क्लास, तो डी आपका सही उत्तर था, याद रखिएगा ये। 20वां प्रश्न देखते हैं, थोड़ा बड़ा है तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान में उल्लेखित सभी मूल्य अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ ही विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किए जाते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित सभी मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है और अनुच्छेद 29 में 29 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी मूल अधिकार है। तो मुझे बता दो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या है। आपको पता होना चाहिए कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं कुछ जो कि विदेशियों को भी प्राप्त है और हम इंडियन सिटीजन्स को भी प्राप्त है। तो यहाँ पर सभी नहीं है, कुछ है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा, ऑल नहीं, फ्यू, ठीक है। भारतीय संविधान में उल्लेखित सभी मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को शामिल है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ दोनों को भी प्राप्त है। फॉर
को भी, फॉरेनर्स को भी और इंडियन सिटीजन्स को भी। और 29 में बोला गया है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति संबंधित मूल अधिकार की बात की गई है कि आपका सही है। तो यहाँ पर केवल सही कौन सा है, तो वो केवल सही आपका सी है, याद रखिएगा। देख लीजिए क्लास, अनुच्छेद 15 की बात करेंगे तो केवल धर्म, मूल वर्ण, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। यहाँ पर हम उन अनुच्छेदों की बात करें जो खाली इंडियन सिटीजन को जो राइट्स मिली है, ठीक है, खाली इंडियन सिटीजन के राइट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये राइट 16 की लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब कोई फॉरेनर आके थोड़ी कहेगा कि हमको भी भर्ती लेनी है, नहीं कहेगा, ठीक है। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लेकिन भारत में आप कहीं पे भी हो तो आप इसकी मांग कर सकते हो। विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, आवाज संचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता खाली भारतीयों को मिली है। 29 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार भी केवल भारतीयों को मिला है। तीसवा जो है 13 जो है, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का भी अधिकार केवल भारतीयों को मिला है। तो केवल भारतीयों को कौन कौन सा मिला है, सिर्फ भारतीयों को 15, 16, 19, 29, 30, और कोई होगा तो देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन की बैठक के लिए गण पूर्ति सदन की संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। कोरम जो है बता दो, वो 1/10 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें वो नहीं। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, जबकि संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति आहूत करता है, ठीक है। ये तो हम लोग ने 10 बार डिस्कस किया है कि बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट बुलाता है, ठीक है, लेकिन प्रिसाइड कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर प्रिसाइड करता है। अब तो एकदम रट गया होगा। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो आपके दिए गए हैं वो बिल्कुल ही सही है, सी आपका सही उत्तर हो गया। व्याख्या देख लेते हैं क्लास एक बार। देखिए यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति सदन की संख्या का 10वां भाग होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए कोरम। अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, जबकि संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है, ये याद रखिएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अध्यक्ष यह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, या उनका निर्णय अंतिम होता है। यहाँ पे ये याद रखिएगा, कभी भी परीक्षा में पूछे कि बिल जो है वो मनी बिल है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, तो ये जो अध्यक्ष है, स्पीकर है लोकसभा का, वो डिसाइड करता है, ठीक है, याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपवन के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न का निपटारा करता है। इस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, याद रखिएगा। अध्यक्ष लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त करता है और उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है, ठीक है क्लास। व्याख्या इसलिए पढ़ दिया क्योंकि कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करनी है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। सारे प्रश्नों में व्याख्या इसलिए नहीं पढ़ती हूँ कि ज्यादातर प्रश्नों में मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसको दोबारा पढ़ने से समय बर्बाद होगा, इसी रीजन के कारण नहीं पढ़ती, ठीक है। तो ये मत सोचेगा मैम आप सारे प्रश्नों की व्याख्या क्यों नहीं पढ़ती। जहां पर मैंने चीजें पहले ही एक्सप्लेन की है वहां पे व्याख्या को फिर से पढ़ के समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, आपका समय बहुत अनमोल है मेरे लिए। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो बताइए 12, 13, 21, 24। तो राज शब्द की अगर हम बात करें तो उसको किस में परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 12 में। अब आपके एग्जाम में एक और प्रश्न बन सकता है कि जब भी हम स्टेट टर्म का यूज कर रहे हैं तो स्टेट टर्म में कौन कौन शामिल है, तो आज वो भी देख लीजिए। कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाले सरकार और भारत की संसद स्टेट शब्द में शामिल है। राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, ठीक है। पार्लियामेंट जो सरकार के जो आपके कार्यकारी विधायी अंग हैं वो भी शामिल है, राज्य सरकार के विधायी अंग शामिल है, राज्य विधानमंडल के मेंबर शामिल है, सब स्टेट में है, ठीक है। सभी स्थानीय निकास अर्थात नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्याय सब शामिल है। अन्य निकाय अर्थात वैधानिक एवं गैर संवैधानिक जैसे LIC, ONGC, सेल सब। कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य संस्था कार्य कर रही है वह भी राज्य मानी जाती है।
अब यहाँ पर जब आप आर्टिकल 12 की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो स्टेट टर्म यूज किया गया है ना, ये खाली यूपी एमपी इन लोगों के लिए नहीं यूज किया गया। स्टेट टर्म में आपके एग्जीक्यूटिव भी आता है, लेजिस्लेचर भी आता है, मतलब स्टेट के जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी आते हैं, ठीक है, भारत का संसद भी आता है, LIC, ONGC, सेल, इन सब के भी आपके आते हैं, ठीक है, ये सारे स्टेट में आते हैं। तो ये स्टेट राज्य वाला स्टेट से मत कंफ्यूज होइएगा। और हमने 12 में स्टेट को क्यों डिफाइन किया, क्योंकि अभी हम आगे चल के फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे ना, तो आप अपने फंडामेंटल राइट्स का जब बताएंगे कि मेरा हनन हो रहा है, तो मतलब हमारे राइट्स का हनन हो रहा है, तो कौन कर रहा है, स्टेट कर रहा है। तो अगर ONGC में जाकर आपको लगता है कि मेरे साथ कोई पार्शियलिटी हो रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हो, सुनो माय लॉर्ड, ठीक है, माय लॉर्ड मेरी बात सुनो, ऐसा कर सकते हो। सेल में अगर कुछ दिक्कत हो रही है, सेल में अगर आप काम कर रहे हो, तो वहां पर भी आप जा सकते हो। तो ये चीज याद रखिएगा, स्टेट में ये सब आपके आते हैं। कभी परीक्षा में प्रश्न बने तो स्टेट खाली राज्य वाला स्टेट समझ के टिक मत लगा के आ जाना, ठीक है, यूपी CP MP समझ के। चलो, क्लियर हो गया ना क्लास। अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है, कभी लगता है कि मैम ने बहुत तेजी में समझा दिया, तो एकदम मतलब कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, फिर हम अगले क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो बताइए यहाँ पर क्लास, क्षेत्रफल में यह भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है और इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि कौन से आपके सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, जो क्षेत्रफल में यह भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, तो आपको पता है ये बिल्कुल गलत है। क्षेत्रफल में यह भारत का 4था सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। देश की जनसंख्या का में इसका 16.5% योगदान है, ये आपका सही है, ठीक है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो इसका यौन अनुपात जो है, जो सेक्स रेशियो है आपका है, वो क्या है, वो 912 है, सॉरी 912 है, ठीक है। जबकि अगर हम देश का देखेंगे तो 943 है। तो कौन बड़ा है, राष्ट्रीय औसत, जो राष्ट्रीय यौन अनुपात है वो आपका ज्यादा बड़ा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यूपी का 912 है और वैसे 943 है। और यहाँ पर देखिए इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय साक्षरता दर से ये तो एकदम, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 67 के अप्रोक्सीमेटली है, और अगर हम भारत का देखेंगे राष्ट्रीय औसत तो वो 73। तो ये भी आपका, ये आपका सही हो गया क्योंकि कम बोला गया, और सेकेंड सही हो गया। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है क्लास। चलिए 24वें प्रश्न को देख, अब हम 24वें प्रश्न को देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन नगरों की सूची में अंतिम स्थान किसका है। तो यहाँ पर बताइए, सूरत, कोटा, मंगलोर या फिर इलाहाबाद, ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है कोटा, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट को कोटा और मैंगलोर में वो हो रहा है, मतलब कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो मैंगलोर जो है उसमें जनसंख्या कम है कोटा के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पर मिलियन प्लस सिटीज की बात की गई है और मिलियन प्लस सिटी में मैंगलोर नहीं है। इस वजह से सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के से सुमेलित करना है। तो बताइए, मेला और स्थान, मेला और स्थान की बात अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी की थी, इस क्लास में फिर डिस्कस करते हैं। तो माघ मेला, झूला मेला, पशु मेला, देवा मेला। तो देवा मेला कहाँ लगता है, बाराबंकी में, देवा शरीफ में। तो डी का तो फर्स्ट हो गया, डी का फर्स्ट 2 जगह दिया गया है। मैंने देखा है देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में। फिर उसके बाद ए का 4th हो जाएगा माघ मेला, प्रयागराज, इलाहाबाद में, ये भी मैंने देखा है, ठीक है। फिर झूला मेला दिया है, पशु मेला दिया है। तो यहाँ पर देखिए झूला मेला कहाँ लगता है, वृंदावन में लगता है, और पशु मेला जो है वो बटेश्वर में लगता है। तो सी का 2nd हो गया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए हो गया, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं हम,
नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बता दीजिए क्लास, ये कैसा प्रश्न है। गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में, मेरठ में, शाहजहां नगर में। तो इसको छोड़िए, यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। जल्दी से कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर देखिए कुछ हेड डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, उनके हेडक्वार्टर दिए गए हैं। तो इसको अगर आप लोगों को देखना होगा तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नोएडा देख लीजिए, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला देखते हैं 27वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। हवाई अड्डा दिया गया है, तो चलिए बताइए कौन कौन से हवाई अड्डा आप लोग जा चुके हैं यूपी में? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा। बताइए, बाबतपुर, खिरिया, अमौसी, चकेरी। तो सही उत्तर क्या होगा? लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है? अमौसी। तो ए का थर्ड 2 जगह दिया गया है, ठीक है। फिर वाराणसी की बात करेंगे तो बाबतपुर ना, तो बी का फर्स्ट। तो ये हो गया, ये भी हो गया, तो यहाँ पर डी ही आपका आंसर होगा। वैसे कानपुर में अगर हम देखेंगे तो चकेरी, और आगरा में देखेंगे हम तो कौन सा बचा आपका? बताइए, खेरिया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर डी हो गया। और आजमगढ़ हवाई अड्डे का क्या नाम रखा गया? कमेंट बॉक्स में बताइए। 28वां प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार पुरुष साक्षरता वाले न्यूनतम राज्यों का सही क्रम क्या है? अब महिला साक्षरता लोग ध्यान से पढ़ते थे, पुरुष साक्षरता को छोड़ देते थे, लेकिन आज देखिए पुरुष साक्षरता पूछ लिया गया है। तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय। सही उत्तर क्या है? मेघालय, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। पढ़ लीजिए क्लास एक बार सबको, वीडियो को पॉज करिए और बताइए उत्तर क्या है। तो अगर हम यहाँ पर उत्तर देखेंगे तो आपका ए जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, साक्षरता दर की बात कर रहे हैं, बिहार है, फिर अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर, ठीक है। 29 प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो बताइए, सेंसस के क्वेश्चन आज आ रहे हैं। अंडमान निकोबार, दादर एवं नागर हवेली, ठीक है, फिर चंडीगढ़ या लक्षद्वीप। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर जनघनत्व में सबसे कम जो है वो आपका जनघनत्व अंडमान निकोबार में है। ए सही उत्तर है। अगला देखते हैं 30वां प्रश्न। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार समान जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब, वेस्ट बंगाल, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर क्या बोला गया? प्रतिशत, परसेंटेज के हिसाब से बात की जा रही है। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा ABCD में से। क्लास मैं आपको फिर ये चीज बोलूंगी, सेंसस अगर अभी तक आपने एक बार भी नहीं पढ़ा हो और आप सोच रहे हो कि हम परीक्षा के समय में पढ़ेंगे, ठीक है, जो 2-3 दिन बचेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है, अब जरूरी नहीं है कि मेरा सोचना गलत हो या सही हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा विचार करिएगा। किसी चीज को आपने कभी भी एक बार भी नहीं देखा है, उसको एग्जाम के 2 दिन पहले अगर आप लेके बैठ जाएंगे तो आपको घबराहट होने लगेगी, ठीक है। तो एक काम करिए, पतली सी सेंसस वाली बुक आती है, मार्केट से जाइए, उसको ले आइए और कुछ मत करिए। ये नहीं कि 1-2 घंटे आप सेंसस बैठ के रट रहे हैं, अरे मत रटना, लेकिन अभी समय है, आप रोज भी 15 मिनट का समय अगर आप उसको देंगे, जैसे मैंने सोचा कि आज मैं खाली लिटरेसी देखूंगी कि मेल लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी, फिर वो पॉपुलेशन डेंसिटी देखूंगी, जनघनत्व देखूंगी, ये 4 टॉपिक ही देखूंगी। तो आप उसको सुबह एक बार पढ़ लीजिए, जनघनत्व कहाँ पर है, मेल फीमेल लिटरेसी कहाँ पर है, सेक्स रेशियो कहाँ पर है, तो 3 टॉपिक पढ़ी, ठीक है। सुबह आपने एक बार 10 मिनट में देख लिया, अच्छा, याद करने नहीं बैठे, बस देखोगे। फिर दोपहर को जब अपनी पढ़ाई का दूसरा शेड्यूल स्टार्ट करोगे, फिर एक बार देख लो, फिर सोते समय देख लो, पहले दिन का गया। फिर दूसरे दिन सेंसस के 2-3 अलग टॉपिक उठाओ, फिर उसको सुबह दोपहर शाम करके देख लो। फिर एक हफ्ते जब ऐसे कर लोगे तो तुम्हारे सेंसस एक बार तुम पढ़ लिए रहोगे। फिर दूसरे हफ्ते उसको फिर एक बार ऐसे ही गो थ्रू कर लो। अरे रटना नहीं है सेंसस, रटने बैठोगे तो हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट बहुत अच्छा मगअप भी कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, और मैं सही बता रही हूँ, मैं ना इस क्वालिटी को अप्रिशिएट भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर जो प्रीलिम्स की डिमांड है आपको वो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। अगर आपको कुछ फैक्ट्स याद करनी है तो याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए आपके अंदर,
कि मैम हमको तो रटना नहीं आता, मैम हमको याद ही नहीं रहता, हम बस समझा हुआ याद नहीं। कोई परेशान होने की आवश्यकता, जो फैक्ट्स आपको आपके प्रीलिम्स के लिए याद होने चाहिए वो याद करिए, क्योंकि जब तक आप प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई करेंगे आप मेंस में अपीयर ही नहीं हो पाएंगे। और बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एकदम जबरदस्त होती है, लेकिन उनसे प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाता है। तो प्लीज क्लास अब अपने प्रीलिम्स पे ही फोकस करिए। आप पहला अपना जो वो है टेस्ट है उसको क्वालिफाई करिए, ठीक है। तो सेंसेस ना अभी समय है 2-3 बार ऐसे पढ़ डालो, तो जब एग्जाम के पहले एक बार लेके बैठोगे ना एकदम उसको, तो आपको घबराहट नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ सेंसेस पढ़ लो 2-3 बार, थोड़ा थोड़ा करके, 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, 15 मिनट, जैसा भी आपको अच्छा लगे। पूरे दिन सेंसेस पढ़ने नहीं बैठना है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होगा। पूरे दिन बैठ के सेंसेस की किताब रटे, 3 दिन बाद उस सेंसस की किताब को जब खोलोगे तो कहोगे मैम हमको तो याद ही नहीं है। हाँ, फिर घबराहट होने लगेगी, अरे एक दिन पूरा वेस्ट कर दिया था। नहीं, ठीक है। अब ये भी दिक्कत होती है, कभी कभी सेंसस से प्रश्न बन जाते हैं, कभी कभी नहीं भी पूछे जाते हैं पेपर्स में, तब बच्चों को बहुत दुख होता है। जो पढ़ के गए रहते हैं, काफी समय दिए रहते हैं कि एक भी प्रश्न नहीं पूछा सेंसस से, और जो नहीं पढ़ के गए रहते हैं वो कहते हैं देखा इसी वजह से मैंने नहीं पढ़ा था। तो आप इस रिस्क में भी नहीं रह सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सेंसस की किताब ले आओ, पतली सी, कोई भी प्रकाशन की, जो भी आपको अच्छी लगती हो। पीछे प्रश्न दिए रहते हैं, उसको सॉल्व कर लो। आगे थोड़ा थोड़ा डेटा रोज 10-10, 15-15 मिनट पढ़ते जाओ। आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब सेंसस पढ़ लिया, आप पढ़ भी लोगे। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे तो अच्छे से आंसर टिक लगा के आना, अगर नहीं पूछे जाएंगे तब भी कोई बात नहीं, हमने बहुत समय तो नहीं बर्बाद किया था। तो इस तरीके से पढ़ो। और यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है पंजाब, लेकिन पढ़ जरूर लो क्लास, ठीक है। 31 देखते हैं, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष हिंदू जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और मुझे उत्तर बताइए ABCD में से। मैं सारे राज्यों को नहीं पढ़ूंगी यहाँ पर। तो बताइए, जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष हिंदू जनसंख्या वाले राज्य में आपका सबसे ऊपर कौन होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश एक जगह दिया गया है यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश के बाद आपका उड़ीसा आ जाएगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ए सही है। अगला देखते हैं 32 प्रश्न को। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? तो बताइए किसका महत्व अधिक है? यहाँ पर सत्यमंगलम की बात की गई है, सत्यमंगलम बांध आरक्षित क्षेत्र की, नल्लामला वन की बात की गई है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई है, शेषाचलम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा ABCD में से? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम देखें तो यह नीलगिरी बायोस्फीयर का एक पार्ट है। आपको पता ना नीलगिरी कौन सा क्षेत्र है जहां पर पश्चिमी और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं, ठीक है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये एक भाग है सत्यमंगलम आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, टाइगर रिजर्व। चलिए 33 प्रश्न को देखते हैं। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो 47, 48, 49, 46। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है 1946 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की बाई सहायक नदी है? मतलब लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात की गई है। तो करनाली, महाकाली, महानंदा, चंबल। तो उत्तर सही उत्तर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो गंगा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है इन सब में से? तो वो है चंबल। डी आपका सही उत्तर है। तो यहां पर देख लीजिए गंगा नदी दिख रही है, ठीक है। चंबल देख लीजिए लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है ना यहाँ पर गोमती, राप्ती, गंगटक, कोशी, ये सब क्या है? ये सब राइट ट्रिब्यूटरी है गंगा जी की। और चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, यहाँ पे CSBK याद रखिएगा। CSK याद रहता है चेन्नई सुपर किंग्स, बीच में बी भी डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया। परीक्षा में बोल देता है अरेंज करने को, तो ये भी याद रखिएगा। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा क्लास, परीक्षा में रिपीट हो जाता है। अगला देखते हैं अब, काली नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कहां से होता है जल्दी से बता दो ABCD में से।
कालागढ़ डिस्ट्रिक्ट से होता है, मापचा चुंगो हिमनद से, काला पानी से, या फिर यमुनोत्री हिमनद से। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? काला पानी हिमनद से, सी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए काली रिवर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दिख रहा है क्लास काली रिवर आपको? अगर काली रिवर की हम बात करेंगे तो काली रिवर का उद्गम स्थल कहां पर है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी नामक स्थान से। ये देखिए पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये कहां से, अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में ये कहां से एंटर करती है तो पीलीभीत जिले में पहले सर्वप्रथम प्रवेश करती है, ठीक है, और सीतापुर के बासरा के निकट पहुंचकर करनाली से मिल जाती है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सीतापुर ये दिख रहा है आपको, इधर पीलीभीत दिखेगा, ठीक है। ये पिथौरागढ़ से निकलती है उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत से एंटर करती है और सीतापुर में ये क्या होता है, करनाली नदी जो है से जाकर मिल जाती है, जिसको कि हम घाघरा नदी भी कहते हैं। क्लियर हो गया ना क्लास में आपसे? चलिए ये दिख रहा है ना आपको, करनाली रिवर को ये आगे चल के हम घाघरा रिवर कह रहे हैं, ये दोनों में जाके मर्ज कर जाती है। थैंक यू सो मच क्लास। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। अगर आज के क्लास में आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। और मैं लास्ट में फिर आपसे कहूंगी, क्लास में जो भी चीज मैं अगर आपको बोलती हूँ, अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप उसको जरूर एक्सेप्ट करिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि सेंसेस थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा 10-10, 15-15 मिनट, तो आपको दिक्कत नहीं होगी परीक्षा के समय। इसी तरीके से मैंने कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ, एडवाइस करती हूँ। अगर आपको लगता है कि इससे हमें बेनिफिट हो सकता है तो आप उसको जरूर फॉलो करिएगा। और यहाँ पर सबसे ज्यादा विश्वास आपको अपने खुद पर रखना है, जो कि मैं हर बार कहती हूँ आपसे, ठीक है। खूब अच्छे से पढ़िए, कर्म करिए अपना, ईश्वर पर विश्वास रखिए, माँ बाप के आशीर्वाद पे विश्वास रखिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन परिश्रम आपको ही करना है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको ही बैठना है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आपके लिए है वो आपको खुद का ध्यान देना है, अपने हेल्थ का ध्यान देना, अपनी पढ़ाई का ध्यान देना। हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको कहीं दिक्कत होती है तो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन अपने पे भरोसा आपको खुद करना पड़ेगा। नहीं होता है तो 10 बार शीशे के सामने जाकर बोला करो कि मुझे अपने पे भरोसा है, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ और मैं एग्जाम जरूर क्वालिफाई करूंगी, ठीक है। तो ये भरोसा तो आपको अपने पे दिखाना पड़ेगा क्लास। तो अंत में यही कहूंगी, खुद पे भरोसा रखिए, मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ रहें, खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद क्लास।